हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में भूगोल के इकाई 1 के पाठ को, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, इस पाठ से संबंधित सभी लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को लेकर उपस्थित हुआ। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, इन प्रश्नों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बतावें। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देश के 1/4 भाग पर है। जलोढ़ मिट्टी का विकास नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से हुआ है। फलतः इस जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देश के कई क्षेत्रों में मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला, पंजाब से असम तक का मैदानी भाग। दूसरा, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की घाटियाँ। तीसरा, महानदी घाटी प्रदेश। चौथा, गोदावरी की नदी घाटियाँ। पांचवा, कावेरी नदी घाटी प्रदेश। छठा, केरल का तटीय प्रदेश। एवं सातवां, कृष्णा, कावेरी एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रदेश। इस मृदा में नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है। फास्फोरस भी कम मिलता है। उपजाऊ होने के कारण इसमें सभी प्रकार की खाद्यान्न फसलें जैसे दाल, तिलहन, कपास, गन्ना, जूट एवं सब्जी की खेती की जाती है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। बिहार के करीब 42% भाग में यही मिट्टी पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। जब पर्वतीय क्षेत्र या ढलानों पर वृत्ताकार रूप में खेत की जुताई कर कृषि कार्य किया जाता है तो उसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इस प्रकार की कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। इसका लाभ यह है कि खेतों में पोषण तत्व जलों के साथ नहीं बहते हैं तथा मृदा की उर्वरता भी बनी रहती है। इसी व्यवस्था को समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित की जाती है। इन घास की पत्तियों के कारण पवन का जोर खेत की मिट्टी को उड़ा पाने में सक्षम नहीं हो पाता। इसके अलावा ध्यान रखा जाता है कि खेत कभी कभी खाली नहीं रहने पाए। इसके लिए अनवरत कृषि पद्धति भी अपनानी पड़ती है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित यह डेल्टा जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। यहाँ की मृदा बालू, सिल्ट या मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से निर्मित है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए हुए भूरे रंग का होता है। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। बढ़ते हैं आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, फसल चक्र मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। फसल चक्र द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूं, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसीलिए फसल चक्र से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। बढ़ते हैं अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है। इसके उत्तर को देखते हैं। जलाक्रांतता अधिक सिंचाई या
अतिवर्षण से उपस्थित होती है। इसके कारण मृदा में लवणीयता या क्षारीयता की वृद्धि हो जाती है। इस कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है और उसकी उपज शक्ति क्षीण हो जाती है। परिणामतः अन्न की कमी होने लगती है, जिससे अकाल का सामना करना पड़ता है। वैसी भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जिसके बदले खाद्यान्न प्राप्त किया जा सके। ऐसे निम्नीकरण वाली भूमि आधुनिक मानव सभ्यता के लिए विकट समस्या है। मानव सभ्यता के लिए यह एक चुनौती है, लेकिन यदि मानव को जीवित रहना है, सभ्यता को कायम रखना है, तो हमें इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि भूमि फिर से उपजाऊ बन जाए। रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर जैविक खाद का उपयोग हो। पहले दलहन और तिलहन की खेती की जाए, उसके बाद गेहूं या जौ बोया जाए। इस प्रकार अब बढ़ते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? आइए इसके उत्तर को देखते हैं। जलाक्रांतता अधिक सिंचाई या अतिवर्षण से उपस्थित होता है। इसके कारण मृदा में लवणीयता या क्षारीयता की वृद्धि हो जाती है। इस कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है और इसकी उपज शक्ति क्षीण हो जाती है। परिणामतः अन्न की कमी होने लगती है, जिससे अकाल का सामना करना पड़ता है। वैसी भूमि में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता जिसके बदले खाद्यान्न प्राप्त किए जा सके। ऐसे निम्नीकरण वाली भूमि आधुनिक मानव सभ्यता के लिए विकट समस्या है। मानव सभ्यता के लिए यह एक चुनौती है, लेकिन यदि मानव को जीवित रहना है, सभ्यता को कायम रखना है, तो हमें इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे कि भूमि फिर से उपजाऊ बन जाए। रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर जैविक खाद का उपयोग हो। पहले दलहन और तिलहन की खेती की जाए, उसके बाद गेहूं या जौ बोया जाए। इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि अधिक सिंचाई से जलाक्रांतता उत्पन्न होती है। इसके कारण मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। भारत के पंजाब जैसे राज्यों में जलाक्रांतता की समस्या विद्यमान है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। पृथ्वी का वह ऊपरी सतह जिसमें कृषि कार्य किया जाता है मृदा कहलाता है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए भिन्न भिन्न विधियां अपनाई गई हैं। मृदा संरक्षण की विधियां इस प्रकार है: वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, बाढ़ नियंत्रण, अत्यधिक चराई पर रोक, पट्टीदार कृषि एवं सीढ़ीदार कृषि, समोच्चरेखीय जुताई तथा सस्यावर्तन। कई कारणों से मृदा का क्षरण होता है, अतः उसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा क्षरण के कई कारक हैं। यह सभी प्राकृतिक कारक हैं, जैसे तेजी से बहता हुआ जल, वेगवान पवन, हिमानी, सामुद्रिक लहर। इन्हीं से सुरक्षा करने को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करती है। इसके अतिरिक्त मृदा निर्माण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया ने प्रकृति के इस अनूठे उपहार को केवल नष्ट ही नहीं किया, अपितु अनेक प्रकार की समस्याएं भी पैदा कर दी है। मृदा अपरदन से बाढ़ें आती है। इन बाढ़ों से सड़कों, रेलमार्गों, पुलों, जल विद्युत परियोजनाओं और पंपिंग केंद्रों को काफ़ी हानि पहुंचाती है। बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। आइए इसके उत्तर को देखते हैं। पशुधन मामले में भारत का स्थान विश्व में प्रथम आता है, परंतु राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का योगदान बहुत ही कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भारत में पशुपालन व्यावसायिक तौर पर नहीं किया जाता है। यहाँ व्यक्तिगत पशुपालन की नीति अपनाई जाती है। सरकार की उदास नीति और चारागाह की कमी भी पशुपालन को प्रभावित करती है। देश के 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त पशुधन की गणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में 48.5 करोड़ पशुधन हैं।
हमारे देश की अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारतीय मनीषियों ने पशुओं के संरक्षण तथा पशु पूजा का नियम बनाया था, जो वर्तमान समय तक चला आ रहा है। विश्व की कुल पशु संख्या का 19% भारत में है। पशु संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि पशु घनत्व की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर भारत है। पशुओं की बढ़ती संख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत के पास व्यापक क्षमता भी है। पशुधन आर्थिक विकास में अनेक तरह से अपनी भूमिका निभाता है। देश के लगभग 70 करोड़ व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। इनमें से लगभग 7 करोड़ कृषकों द्वारा पशुपालन किया जाता है। देश में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान 30% है। ग्रामीणों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में पशुपालन काफ़ी सहायक है। इस प्रकार हमने इस लेसन के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।